आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। दोस्तों नमस्कार। दिल युवा अभिनेता श्रेयस तलपदे थिएटर से सिनेमा तक सक्रिय रहे हैं। कभी वो गंभीर भूमिकाएं करते हैं। पागल हो गया तू? इधर देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता मैं मम्मी जी को? हाँ, इधर देख रहे, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। वो शांति जी अरे भाड़ में गई शांति जी, बहुत लोग थे उसे बचाने वाले। तुझे बचाने के लिए कौन आने वाला था? हाँ, ये यहाँ देख, तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे तो इधर उधर क्यों घूम रहा है फिर? चुप रह। शुक्रमान ऊपर वाले का कि तेरी ये पीठ जली। अगर ये चौंकता जल जाता ना तो सुपरस्टार बनने के सपने छोड़ वो रामसे की हॉरर फिल्मों में काम करना पड़ता। कभी हंसाते हैं, गवलो मस भी तैयार है, बसंत भी तैयार है, मतलब मरना कैंसर। ये धरती मेरी माँ है सर, इसने मेरी माँ को गाली दी है सर, मेरी माँ को। चड्डा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। सर्किट, तेरे को मालूम है क्या रे, अपने बॉडी में 206 टाइप की हड्डी होती है, तोड़ते टाइम अपन सोचते हैं क्या रे? हाँ? देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। झलको देखो लाजो, झलको देखो लाजो, विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने अभिनेता श्रेयस तलपदे। आज के मेहमान के अंतर्गत चलिए सुनते हैं श्रेयस तलपदे से यूनुस खान की बातचीत। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज साथ हैं अभिनेता और निर्माता श्रेयस तलपदे। श्रेयस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अपने ही नाम के बाद पहले अब तक तो अभिनेता सुनने की आदत थी, अब निर्माता मैंने जानबूझ के ये निर्माता थोड़ा सा लगता है, बट थोड़ा अजीब लगता है। अचानक से चैलेंज है ये प्रोड्यूसर बन जाना, बहुत बड़ा। मेरे ख्याल से हर एक्टर को, स्पेशली हर वो एक्टर को जिसके दिमाग में कहते हैं ना कि हवा चली गई है, थोड़ा टैंट्रम करने लग गया है, उसको प्रोड्यूसर बनना चाहिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 2 मिनट में आप जमीन पे आ जाते हो। आपको सारी जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी, उससे इमीडिएटली आपकी पहचान हो जाती है। बड़ा डिफिकल्ट सा चैलेंज आजकल इसलिए क्योंकि फिल्म बनाना उतना मुश्किल नहीं है। वो तो आपकी अच्छी टीम आ जाती है, फिल्म बना देते हैं, बट फिल्म को उसके बाद में प्रमोट करना और उसको रिलीज करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। कि पहले क्या एक फॉर्मेट हुआ करता था कि आपने बना दी, फिर आपने इतनी पब्लिसिटी कर दी, अपने होर्डिंग्स लगा दिए, थिएटर्स में आपने प्रोमो चला दिया, आपके फोटो बाहर लगा दिए, तो हो गया। आज एवरीथिंग इज अ चैलेंज। हर बार आप फिल्म बनाने के बाद, फ्रॉम एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर, पीपल एक्सपेक्टिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिल्म, बट उसके बाद प्रमोशन में भी कुछ नयापन एक्सपेक्ट करती है कि उसने ये किया, अरे यार वो पुराना हो गया, कुछ और करो। तो एक बार करके चीज पुरानी हो जाती है, सो आप कुछ नया सोचना पड़ता है। तो वो एक बड़ा चैलेंज है, और वो इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि क्रिएटिव लोगों के लिए उससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है, कि एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज फॉर यू। आप हर दिन कुछ नया करने का सोच रहे हो, हर दिन कुछ नया लोगों के सामने लाने की चाह रखते हो। सो गुड फन, बड़ा मजेदार है। क्या जब एक्टिंग की यात्रा शुरू हुई थी तो क्या सोचा था कि ये जो प्रोड्यूसर वाली चेयर है वहां पर भी बैठने का जो रास्ता है वो पक्का हो गया? बिल्कुल नहीं सोचा था। मतलब सच बात तो ये है कि प्रोडक्शन तो दूर दूर तक मेरे दिमाग में, मेरे जहन में था ही नहीं। ये 2007 में एक्चुअली सुभाष घई साहब जो है, उन्होंने एक अवार्ड्स फंक्शन में, मराठी स्टेट अवार्ड्स में, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मुक्ता आर्ट्स एक मराठी फिल्म करेगी अगले साल। और मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। वो जब नीचे आके बैठे तो मेरी वाइफ भी वहीं थी, तो उसको आके उन्होंने बोल दिया।
तुमने सुना मैंने अनाउंस कर दिया मराठी फिल्म, अब श्रेयस को फटाफट बुला लो। मैं बाहर शूट कर रहा था, उन्हीं की एक प्रोडक्शन की फिल्म के लिए मैं शूट कर रहा था। तो श्रेयस जैसे ही वापस आ जाता है हम उससे कह देंगे और हम लोग ये फिल्म शुरू कर देंगे। तो मेरी वाइफ को भी लगा चलो मजाक मजाक में बोल दिया होगा, वो उसने हाँ हाँ कर दिया और वो भूल गई। फिर कुछ दिनों बाद मुझे फ़ोन आया कि दीप्ति ने कुछ बताया कि नहीं, मैंने फिल्म के बारे में बात की थी। तो मैंने कहा ये तो सीरियस हो गया। तो मैं तो तब तक भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मुझे ये जिम्मेदारी देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने एक दो दोस्त हैं जो अच्छे लिखते हैं, अच्छे डायरेक्टर्स हैं, उनको मिलवाता हूँ। उनको मिलवा दिया, उनको कहानी सुनाई, कहानी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि चलो बेटा अब ये चीज़ को आगे ले जाओ। तो मैंने कहा मतलब मैं समझा नहीं। तो नहीं तुम्हें प्रोड्यूस करना है, मुक्ता आर्ट्स प्रेजेंट करेगी ये फिल्म को और तुम प्रोड्यूस करके मुझे कॉपी दे दो मेरे हाथ में। तो मैंने कहा सर मुझे ये सब प्रोडक्शन में मत ढकेलो, मतलब मैंने कभी किया नहीं है और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो खामखा। तो उन्होंने कहा नहीं पूरी टीम है, तुम चिंता मत करो, तुम शुरू करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने जब वो काम शुरू किया तो जो ना वो थिएटर वाला स्पेशली कोई बंदा हो तो वो हर चीज में इन्वॉल्व होता है। तो जब वो चीज शुरू हो गई तो मुझे थिएटर की याद आनी शुरू हो गई कि जो इतने सालों से मैं मिस कर रहा था कि आप स्क्रिप्टिंग में भी आप हो, फिर आप कास्टिंग में भी आप हो, फिर प्री प्रोडक्शन में, शूटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में। तो वो सारा जो प्रोसेस था जब फिल्म आपकी तैयार होकर आपके सामने आती है, इट्स लाइक डिलीवरिंग अ बेबी यू नो। सो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था। तब मैंने सोचा क्या बात है, मतलब अगर सुभाष जी ये जबरदस्ती नहीं करते तो मैं ये इतने अच्छे प्रोसेस को, इतने अच्छे एक्सपीरियंस को कभी ले नहीं पाता यू नो। सो उस वक्त मैंने सोचा कि एक फिल्म करके मुझे रुकना नहीं है, ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है ये मुझे कंटिन्यू करना है। तो हमारे सुनने वालों को बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी, और चूंकि पूरे देश में लोग सुन रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद इस नहीं बिल्कुल फिल्म के बारे में नहीं पता। वो फिल्म थी सनई चौगड़े नाम की, जो 2008 में रिलीज हुई और उसकी शुरुआत हमने 2007 में सारा शूटिंग वूटिंग का करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट उस वक्त छोटी सी उसकी कंट्रोवर्सी भी ये हुई थी कि पहले उस फिल्म का नाम था कांदे पोहे, फिर कोई बंदा अचानक से उड़ गया और उसने कहा कि ये तो मेरे पास रजिस्टर्ड है। फिर वो केस चली तो हमने कहा चलो हमें उस सारे मामले में नहीं पड़ना, हम नाम चेंज करते। फिर हमने नाम चेंज करके सनई चौगड़े ऐसे उसका नाम रखा, मराठी फिल्म थी वो। तो वो हुई और उसके बाद फिर दोबारा मैंने जब, बिकॉज वो इतना अच्छा लगा था तो मैंने सोचा चलो वापस शुरू करते ये सारा मामला। तो पिछले साल हमने एक और कहानी सुनी और उस पर काम करना शुरू कर दिया और वो फिल्म अब तैयार होके, और उसका नाम है पोस्टर बॉयज। तो ये भी पोस्टर बॉयज, ये भी मराठी फिल्म है। मैंने सुना है कि किसी न्यूज की वजह से ये फिल्म बन गई, मतलब एक छोटी सी स्टोरी कहीं। हाँ, हमारे जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, समीर पाटिल, वो 2-3 साल पहले कहीं टूर पे गए हुए थे तो टीवी पे न्यूज देख रहे थे और उसमें एक न्यूज आर्टिकल, एक ऐसा न्यूज स्निपेट था। अचानक 3 बंदों को एक दिन सुबह जब उठ के वो बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वो सरकारी नसबंदी कैंपेन के जो पोस्टर्स होते हैं उस पे उनकी तस्वीर छप गई है, बिना उनके परमिशन के, बिना किसी ने उनको बताया। तो उस वक्त उनको काफी धक्का लगा कि अचानक उनके अगल बगल के लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि भैया अब तो आप मर्द रहे ही नहीं। तो उनका काम उनसे छीन गया और काफी उनको फैमिली में टेंशन हुई, काफी नुकसान हुआ। तो हमने वो कहानी उठाई, वहां से वो जर्म उठाया और फिर हमने 3 अलग किरदार उसके बनाए और उसके अराउंड पूरी कहानी हमने क्या कहते हैं उसे बनाई है। तो ये असली एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है कि अगर 3 लोगों के साथ ऐसा हो जाए कि बिना उनके परमिशन के उनका फोटो अगर सरकारी नसबंदी कैंपेन पे छप जाए तो वो क्या करेंगे। तो वो क्या करेंगे ये आप फिल्म में देखेंगे, पोस्टर बॉयज में। नमस्कार मंडळी, मी बालाजी वडनेरकर, या वडनेरचं FM केंद्र आहे। मुंबई, पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, नगर, मराठवाडा आणि विदर्भातील आया बहिणींना आणि मर्द मराठ्यांना पोस्टर बॉयजचा मानाचा मुजरा। हे बाल्या, गाणं लावा। बोला बी, बोला ओ, बोला SHEER, बोला BOSHER आले रे पोस्टर बॉय लढवैये, पोस्टर बॉय वीरांचे वीर आमचे पोस्टर बॉय, शहरात पोस्टर बॉय, खेड्यात पोस्टर बॉय, आईच्या गावात आले पोस्टर बॉय। अरे बोलवा हक्कांना सांगून टाकना भांगड ही पोस्टरची काय, अरे कोशी ही झाली ना पोस्टी आली ना, मागे ना हटणार आमचे पोस्टर बॉय आले रे पोस्टर बॉय लढवैये, पोस्टर बॉय वीरांचे वीर आमचे पोस्टर बॉय, शहरात पोस्टर बॉय, खेड्यात पोस्टर बॉय, आईच्या गावात आले पोस्टर बॉय।
ड्रामाची शाळा घेऊन ड्रामा आणि मेलो ड्रामा घेऊन जिद्द घेऊन मनी आणि बळ मनगटी हे पट्ट फिरतील नडतील दुनियेशी ही छाती ठोकून आले रे पोस्टर बॉय लढवैये पोस्टर बॉय वीरांचे वीर आमचे पोस्टर बॉय फेसबुकवर पोस्टर बॉय ट्विटरवर पोस्टर बॉय आईच्या गावात आले पोस्टर बॉय अहो मास्तरला झेपेना अर्जुनला सुटेना भांगड ही पोस्टरची काय कुची ही झाली ना ऑफत ही आली ना वाटे ना हटणारा पोस्टर बॉय आले रे पोस्टर बॉय लढवैये पोस्टर बॉय वीरांचे वीर आमचे पोस्टर बॉय श्रेयस, मराठी सिनेमा में इन दिनों एक क्रांति आई हुई है, नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और नए तरह की फिल्में बन रही हैं जो कामयाब भी हो रही हैं, दर्शक भी मिल रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य के बारे में आपका क्या कहना है, बतौर प्रोड्यूसर और एक्टर और बतौर दर्शक भी? इनफैक्ट बहुत इंटरेस्ट फेज से इवन पंजाबी इंडस्ट्री हो या बंगाली इंडस्ट्री हो, बड़ी इंटरेस्टिंग फेज से जा रही, क्योंकि एक तो इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हर दिन एक नया रेवोल्यूशन हो रहा है, दिन के सामने आ रही है। तो ऐसे दौर में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनाना, आई थिंक कुछ लोगों ने जो पायनियर्स रहे कि नए नए सब्जेक्ट पे उन्होंने कोशिश की और उन्होंने यूथ को, स्पेशली मराठी यूथ को जो मराठी सिनेमा से थोड़ा सा दूर हो गया था, उसको दोबारा थिएटर की तरफ खींचा है। वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि आज जब हम सुनते हैं कि दुनियादारी जैसी फिल्म ने 30 करोड़ कमाए या टाइम पास जैसी फिल्म ने 35-36 करोड़ कमाए, तो जो बनी है फिल्में सारी 2 करोड़ 2.5 करोड़ में और उन्होंने इतना बिजनेस किया, तो एक ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भैया फिल्में इतनी चल सकती है। और दूसरी बात यह है कि मराठी यूथ इससे पेट्रनाइज कर रहा है वापस मराठी फिल्मों की। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बना के देंगे तो वो लोग डेफिनेटली आके 2-2 3-3 बार आके आपकी फिल्में देखेंगे, आपके गाने सुनेंगे, आपके गाने डाउनलोड करेंगे। एंड ये फेसबुक, ट्विटर, इसके वजह से दूध का दूध पानी का पानी 2 मिनट में हो जाता है, क्योंकि फिल्में लोग देख के बाहर आते हैं और या तो उन्हें अच्छी लगी तो बहुत अच्छा लिखते हैं, या अगर उन्हें बुरी लगी तो वो लोग मतलब उसकी निपटा देते हैं कंप्लीटली। बट एक मैंने चीज देखी है कि अ लॉट मोर, क्या कहते हैं उसे, अगर आप डिसेंट भी एक फिल्म बनाते हो ना, तो भी ऑडियंस थोड़ी इतनी टॉलरेंट है और इतनी पेशेंट है कि अच्छी इसको और तो ऑटो वो सोशल नेटवर्किंग पे थोड़ा अच्छा होना शुरू होता है, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है और फिल्में चल जाती है। तो आई थिंक इन इट्स एंटायरिटी द फेज इज वेरी गुड, दो इट्स अ लिटिल वॉलेटाइल ऑल्सो, कि आप एकदम ही बुरी फिल्म बनाओगे तो आपको बिल्कुल बख्शते नहीं है, जो पहले भी होता था। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि यूथ थोड़ा सा और बिकॉज इतना स्ट्रेस होता है, बाकी जिंदगी में इतनी भगदड़ मची रहती है कि आई थिंक अगर आप उन्हें डिसेंट एक प्रोडक्ट दोगे तो दे विल डेफिनेटली लैप इट अप। अच्छा है, बढ़िया है, ये जान के लग रहा है। अब प्रोड्यूसर एक्टर से बात की जाए ये बताइए, ये जो अभिनय का शौक है या अभिनय का जो कीड़ा है, ये स्कूल के जमाने से लगा था? हाँ, ये स्कूल में सारा मामला शुरू हो गया था। एक्चुअली हुआ ये था, स्कूल में हम लोग टीचर्स डे के दिन यूजुअली हर क्लासरूम क्या कोई जो अपना स्किट बनाना चाहे तो 10 मिनट का एक स्किट हर कोई रेडी करता है। तो वैसे हमारे क्लास ने भी डिसाइड किया कि हम भी एक स्किट बनाएंगे, कि बगल वाला क्लास भी कुछ कर रहा था तो उनसे बेटर हमारा होना चाहिए। तो हमने सोचा हम करेंगे मॉडर्न रामायण। तो ये सारे बच्चों ने सोचा और हमने शुरू कर दिया। और अचानक हमारे शो के मतलब टीचर्स डे के 2 दिन पहले हमारी जो लीड लड़की थी, जो सीता कर रही थी, उसने कह दिया यार मेरे घर पे प्रॉब्लम है, मेरे डैडी ना बोल रहे हैं, तो बोले ये सब नहीं करना, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, ये सब हमें नहीं करना, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। तो हमने कहा यार तूने तो 2 दिन पहले बॉम्ब डाल दिया, अब ऐसे कैसे होगा। तो उसने कहा नहीं, अब इतने सारे लोग हैं। तब मैं बैक स्टेज करता था, मतलब बाकी किसी को कुछ मदद चाहिए कॉस्ट्यूम करने वगैरह, तो मैं वो सब दोस्तों को मदद कर रहा था, मैं उसमें काम नहीं कर रहा था। और ये जब लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है तो सबकी हवा टाइट हो गई, अब क्या करे। तो बाकी लड़कियों को पूछा तो सबने कहा नहीं हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमारे घर पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे एक दोस्त ने मजाक में एक्चुअली सीता, तो मैंने कहा पागल हो गया मैं बन जाऊंगा सीता। तो उसने कहा हाँ, क्योंकि मुझे डायलॉग याद रहते, तो बाकी सबके डायलॉग्स मुझे याद रहते थे, जो कुछ भी, तो मैं वो करता रहता था। तो उसने कहा यार देख अभी लास्ट मिनट पे कोई बनने को तैयार,
मैंने कहा हाँ हाँ तू बन जा, तू सारे एकदम एक्साइटेड हो गए, तू बन जा, तुझे कपड़े हम लोग देंगे, तुझे स्टॉकिंग्स वॉकिंग्स मैं लाके दूंगी वगैरह, वो सब लड़कियों का शुरू हो गया। और सब बिना मुझसे पूछे, पोस्टर वाला एक्चुअली मेरे साथ भी हो गया था कि बिना वांट टू डू इट और नॉट, मुझे उन्होंने सीता बना दिया। और मैं भी बन गया। और इनफैक्ट जब वो स्किट हमने शुरू किया तब सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मुझे देखते ही वो एक हंसी छूट गई उनकी, और एक अप्लॉज आना शुरू हो गया। फिर मैं कुछ भी बोलता था तो उस पर अप्लॉज कह रहे श्रेयस बन गया, कितना सॉलिड लग रहा है वगैरह। तो मेकअप वेकअप लड़कियों का सारा करके तो वो प्ले हमारा स्कूल में हिट हो गया। वाह वाह। और मतलब रातों रात वो जो एक स्टारडम स्कूल में होता है ना, तो वैसा हो गया। तो सब लोग एकदम एवरीबॉडी वाज हैप्पी। एंड नेक्स्ट ईयर जब कुछ करना था तो हमने किया मॉडर्न महाभारत। तो मॉडर्न महाभारत में द्रौपदी ऑब्वियसली श्रेयस कि बिकॉज मॉडर्न रामायण हिट हो गया था। तो वैसे वहां से वो शुरू हो गया, वो कीड़ा हल्का सा लग गया कि व्हेन पीपल स्टार्ट अपलॉडिंग, जब सामने से ऑडियंस की रिएक्शन एक पॉजिटिव आती है तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगने लगता है। फिर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। एंड उसके बाद तो मतलब देयर वाज नो टर्निंग अराउंड। फिर मैं सोचता था क्योंकि इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन यहाँ एक गाने की गुंजाइश थी। उन दिनों का कोई गाना सुनते हैं जिस आपको क्या आप थिएटर की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में चाहेंगे? तो बिल्कुल सुनते हैं। तो मुझे एक मेरा फेवरेट बता सकता हूँ? श्योरली उस वक्त इनफैक्ट एक गाना मैं काफी सुना करता था और वो था मशाल फिल्म से जिंदगी आ रहा हूं मैं। तो वो जावेद साहब का लिखा हुआ वो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो मैं वो सुना करता था। सुनते हैं, हृदयनाथ मंगेशकर की धुन है ये जी, और किशोर कुमार ने गाया जी। सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा जिंदगी आ रहा मैं।
बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी जिंदगी ला 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 ला। श्रेयस लिए सपने लेकर थिएटर की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में जा रहे थे आप जी? हाँ, मतलब एक्चुअली हम थिएटर सब करते एक प्रोफेशनल पर ला रहे, तभी बढ़िया वो लिए उठी मुंबई में परफॉर्म करेगी, एक पूना में, अगर एक पूना में कर रही है तो एक नासिक में, ऐसी टीम्स को इतनी डिमांड। वहां पे सोच आने, फिर एक टेलीविजन करने के बीच का जो 1-1.5 साल का जो मामला था वो बड़ा ट्रिकी था, क्योंकि रहते हो वहाँ पे आपको बहुत कुछ करना होता है, बट फैमिली की आपसे काफी सारी एक्सपेक्टेशंस होती है। एग्जैक्टली मेरे को यार, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक किस्सा बताया था। एक और उन्होंने उसको पूछा क्या कर रहा है,
उसने कहा नाटक में काम करता हूँ। नाटक में काम करता है, अच्छा अच्छा। अब एक तरफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नौकरी कर ली मतलब आदमी सेटल हो गया। लेकिन तो मैंने सोचा कि कुछ तो टाइम लिमिट लेना, तो मैंने दिसंबर इनफैक्ट टाइम इसे मांग लिया और मैंने कहा कि दिसंबर तक मेरे को उतना टाइम दे दो, मैं कुछ कुछ छोटा मोटा रोल हिंदी सीरियल में कहीं दिख जाता था वगैरह, वैसा होता था, बट कॉन्क्रीट कुछ नहीं हो रहा। तो दिसंबर तो हो गया, जब जनवरी आ गई तो मम्मी ने कहा अब तो टाइम खत्म, 10 महीने दे दिए तुझे भी हो गया। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा मैं जॉब भी ऐसा ढूंढता था कि मैं दोस्तों से कहता था कि यार आजकल बैंक्स में टेम्पररी रहते हैं ना 1 महीने के लिए कि आप 1 महीना कुछ नहीं है, 1 महीना काम कर लो, फिर उसके बाद में जब वापस वैकेंसी हो जाएगी तो फिर 2-3 महीने कर लो, तब तक बीच में मैं कुछ ना कुछ नाटक का अपना जुगाड़ चला लूंगा। तो वो वैसा ढूंढ रहा था। वो ढूंढते ढूंढते फरवरी में मुझे एक टेलीविजन सीरियल के लिए ऑफर आई कि ऐसा ऐसा रोल है, करेगा क्या? तो वो मैंने ऑफर ले ली और वो रोल और वो सीरियल दोनों हिट हो गए बाय गॉड्स ग्रेस। एंड फिर उसमें से और थोड़ा काम आना शुरू हो गया। फिर मम्मी को थोड़ी तसल्ली होगी कि चलो इसके थोड़े पैसे तो छूट रहे हैं, बट फिर भी सेटल अब तक ये हुआ नहीं है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर इकबाल फिल्म रिलीज हो गई 2005 में, और उसके बाद भी मम्मी ने मुझसे पूछा था कि बेटा पक्का यही करेगा? इंटरेस्टिंग। अभी कुछ थोड़े जॉब वॉब की गुंजाइश है। तो मैंने कहा जस्ट अमेजिंग। तो वो वाला चक्कर चलता रहा, बट उसके बाद से फिर थोड़ी लाइन और ट्रैक पे आनी शुरू हुई। इकबाल का गाना सुनते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हाँ एब्सोल्युटली, जो मेरा सबसे फेवरेट है वो आशाएं, वो सुन लेते हैं। बिल्कुल। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो मेरी हर दुआ, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे होंगी, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी,
हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात राग राग आशाएं हर खुद खुश हो जाए आशाएं हिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं जाने माने युवा अभिनेता श्रेयस टलपदे से यूनुस खान की बातचीत। इकबाल, आपके करियर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म है और उसमें बहुत सारा क्रिकेट था जी। क्या आप पहले से क्रिकेटर थे या आपको तैयारी करनी पड़ी? पेस बॉलिंग नहीं कर रहा था मैं। तो मैं चला गया। मैं चांस गया तो मैंने कहा नहीं, मतलब मैं एक्टर हूँ बट मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो पेस बॉलिंग बोलना चाहिए, अगर कहीं फंस गए तो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा पेस नहीं बॉलिंग एक्चुअली और बॉलिंग की ऑडिशन
फिर शाम को करवाना चाहते हैं। अच्छी, अब इसमें थोड़े और चेंजेस करके दोबारा ऐसे करना, तो जो चेंजेस होता है उसके हिसाब से मैंने दोबारा एक ऑडिशन की। और फिर मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ने पूछा कि जनवरी से मार्च आप कैसे प्लेस्ड हो। अच्छा, मेरे दिमाग में कंटिन्यूस चल रहा है छोटा दिन का, मतलब 2 दिन का काम होगा। तो मैंने कहा मैं हूँ अवेलेबल हूँ, जैन से मार्च कितने दिन लेंगे, 2 दिन 4 दिन, है ना। के लिए 2 महीने क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? तो मैंने कहा 2 महीने पूरे? तो उसने कहा हाँ पूरे। मैंने कहा अच्छा, पर इतना क्यों? तो उसने कहा इतना क्यों मतलब रोल ही ऐसे टाइम लगेगा। मैंने कहा क्या छोटा सा तो रोल है उसके लिए इतना? तो उसने कहा किसने कहा छोटा रोल है? तो असिस्टेंट पता है ना कि जब नए नए कोई बंदा आता है तो वो भी थोड़े से चौड़े रहते हैं ना, उनको लगता है वही डायरेक्टर है, तो वो ऐसी बातें करते रहे, किसने कहा छोटा रोल है? तो मैंने कहा मुझे तो किसी ने बताया कि छोटा सा रोल है। अबे छोटा वोटा रोल नहीं है, लीड रोल है, इकबाल जो फिल्म का हीरो है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं था दोस्त। मैंने कहा मैं हूँ, मत लो आप। तो फिर बाद में बाकी की शूट्स एडजस्ट की। फिर नगेश ने ऑडिशन देखी, वो अच्छी लगी, एंड मी एंड वन मोर गाय वी गॉट शॉर्टलिस्टेड फाइनली। मतलब उसके बाद में और 2-3 ऑडिशंस हुई, बॉलिंग की, पेस बॉलिंग की हुई, फिर 2 बंदे हम लोग शॉर्टलिस्ट हो गए। और फिर नगेश ने कहा दोनों अच्छे हैं, अब इसमें से सिलेक्ट किसको किया जाए। तो नगेश के ऑफिस में फिर बाकायदा वोटिंग हुई कि प्रोडक्शन टीम और डायरेक्शन टीम और सारे लोगों ने चिट्स डाले, वोटिंग की, और फिर दोनों के हिस्से में इक्वल वोट्स आ गए। तो फिर नगेश बोला मेरा वोट बचता है अब मैं वोट करूंगा। फिर नगेश का वोट मेरे फेवर में आ गया और वैसे मैं इकबाल बन गया। क्या ये लगातार ऐसे बोल कर सकता है? स्पीड तो अच्छी है, लेकिन निशाना कैसा है? हाँ, एक मिनट। जिस दिन मैंने पहली बार देखा ना इसे खेलते, आई वाज श्योर। थैंक यू। वेल, इट्स हार्ड वर्क। कैसा लगा इकबाल का परफॉर्मेंस आपको? देखिए, आपका लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन आप उसे टीम में रख सकते। सॉरी, टीम में कोई जगह नहीं है। बाय सर। बाय सुनील। बाय सर। देखिए, मैं आपको कोई वजह तो नहीं बता सकता। जरूरत भी नहीं है सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आंध्रा टीम में एक वैकेंसी है, आप कहे तो उस लड़के को मैं उस टीम में जगह दिला सकता हूँ। नहीं, मानता हूँ कि वो एक कमजोर टीम है रणजी लीग में, लेकिन रणजी टीम तो है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका फैन था। जान से मारने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका काम खत्म कहाँ हुआ है? मेरा बेटा इंडिया के लिए कब खेलेगा? इस घर की औरतों से मैं नहीं जीत सकता। नगेश के साथ आपने 3-4 फिल्में की हैं। जी। उस एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ एक गाने की जगह बनती है। तो मुझे लगता है कि इकबाल का गाना हो गया जी, डोर का गाना सुना जाए। बिल्कुल, मतलब ये हौसला जो सलीम सुलेमान ने इतना ब्यूटीफुली कंपोज किया है, और हमारे पाकिस्तान के सिंगर शफकत अमानत अली, उन्होंने जो गाया है जवाब न्यूज़ गाने का, तो बिल्कुल सुन लेते हो। सुनते हैं। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल
हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मैं पूछ रहा था कि नगेश के साथ आपने कई फिल्में की हैं, तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है और कुछ कोई हमारे साथ शेयर करना चाहें? नगेश के साथ 3 फिल्में की और एक फिल्म में मैंने एक गाना किया। अमेजिंग है नगेश के साथ काम करना, बिकॉज वो है फिल्म मेकिंग के बारे में। अच्छी चीज उसकी ये है कि आज तक अगर आप उसकी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो उसने किसी भी ब्लूज के बाद वो उसने 3 दीवारें बनाई, या 3 दीवारें के बाद एक इकबाल बनाई, फिर एक डोर बनाई, कंप्लीटली अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काम करता गया है बंदा। उसमें कोई प्रेडिक्टेबल क्वालिटी, जब मैं इकबाल में काम कर रहा था तब नगेश मुझे हर चीज करने, वो इतना ही कर ले। मैं नगेश से मैं एक्सपेक्ट करता कि अब वो आएगा कि वो बदल कर लोगों को धोखा देते हैं। नहीं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। तुमको तो एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। अरे नहीं मैडम, क्या कहती हो? अरे गीत सुना सकता हूँ दादरा, गिन के पूरे 12 मात्रा, चाहे नमूना देख लो। गाँव वालों, मस भी तैयार है, बसंत भी तैयार है, मतलब मरना कैंसर। ये धरती मेरी माँ। प्रिडिक्टेबल एंड फिर बॉम्बे टू बैंकॉक में फिर मुझे जब लगा कि अब ठीक है, अब मैं अपने मर्जी से कर सकता हूँ, फिर नगेश वॉज द सेम इकबाल के वक्त जैसा था। नहीं, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है, कितना करना। सो
दैट इज वन क्वालिटी अबाउट हिम वेयर यू नो यू कंटिन्यूसली यू हैव टू बी ऑन योर टोज, कि आपको कंटिन्यूसली अलर्ट रहना पड़ता है कि ये बंदा अब क्या नया चैलेंज आपके सामने लेके आएगा. एंड दैट आई थिंक फॉर एन एक्टर इज़ वेरी नेसेसरी, कि आप अगर रिलैक्स हो गए, यू नो कॉम्प्लेसेंट हो गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेथार्जी आपके परफॉर्मेंस में भी आ जाती है. लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अलर्ट हो कि आपको पता नहीं कि डायरेक्टर अभी क्या आपके सामने लेके आएगा, तो बड़ा मजा आता है काम करने में. सो आई थिंक वर्किंग विद नगेश हैज बीन डेफिनेटली वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस. इकबाल या डोर, इन फिल्मों के जरिए आपको एक पहचान तो मिल गई थी जी. फिर मेन स्ट्रीम सिनेमा आपके सामने था. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नगेश की फिल्में बहुत अलग तरह की होती हैं जी. उसके बाद आप मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ गए और बहुत सारा कॉमेडी का काम आपने किया है. जी जी जी. ये किस तरह से हुआ था? ये एक्चुअली आई रिमेम्बर इकबाल रिलीज होने के बाद मैं गोवा फेस्टिवल में गया हुआ था और स्क्रीनिंग होने वाला था इकबाल का वहाँ पे. सो वो हम लोग थे, अच्छा हम लोग सभी थे, मैं, नगेश, राहुल पुरी जो हमारे प्रोड्यूसर थे इकबाल के, वो सारे लोग वहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे. और अचानक सुभाष जी का फ़ोन आ गया कि एक फिल्म है, उसमें तुझे नरेशन वो डायरेक्टर देना चाहता है. तो मैंने कहा अच्छा कौन सी? तो बोला अपना सपना मनी मनी. तो मैंने कहा अच्छा हाँ वो. तो बोला हाँ वो, हाँ तो मैं चाहता हूँ कि तू नरेशन सुन ले. तो मैंने कहा लेकिन सुभाष जी ये तो कमर्शियल फिल्म है ना. तो बोले हाँ. तो मैं चुप हो गया. तो फिर उन्होंने कहा तो मतलब कमर्शियल फिल्में करनी नहीं है क्या तुझे? सिर्फ इकबाल यही करता रहेगा क्या लाइफ लॉन्ग? मैंने कहा नहीं करनी तो है, बट मैं कर पाऊंगा क्या? तो बोले पहले कहानी सुन ले, उसके बाद में देखते हैं. तो मैं मुंबई आ गया, मैंने कहानी सुनी संगीत जी से, अच्छी लगी कहानी, और मैंने सुभाष जी को फ़ोन किया. और अच्छा मतलब कमर्शियल फिल्म मैं कर पाऊंगा ये कॉन्फिडेंस नहीं था मुझमें, कि यार इकबाल का क्या मतलब एक्टर ओरिएंटेड एकदम काइंड ऑफ अ रोल, वो मज़ा आता है करने में. तो मैंने उनसे कहा सुनी मैंने, अच्छी है कहानी, अच्छी है. तो क्या सोच कर है? तो मैंने कहा नहीं आप बताइए क्या करूं? कर ले बेवकूफ़, सोच क्या रहा है? मैं कह रहा हूँ कर ले, देख तुझे काफ़ी फ़ायदा होगा इससे और अच्छा रहेगा तेरे लिए. मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो मैंने बोल दिया आप ही का बंदा हूँ, आप जब बोलो मैं रेडी हूँ. तो मैंने वो कर लिया. और उसी दौरान नगेश ने मुझे डोर के लिए पूछा, तो वो कर ले. सो दोनों ही फिल्में साइमल्टेनियसली इनफैक्ट रिलीज भी एक महीने भर के डिस्टेंस पे हुई थी, और दोनों खूब चली. तो लोगों को अगेन दे गॉट टू सी वन डिफरेंट साइड ऑफ मी, कि जिन्होंने मुझे पहले फिल्म में देखा था जब मैं कुछ बोला नहीं था, कुछ सुन नहीं पाया था, आवाज़ नहीं सुनी थी मेरी. काफ़ी लोगों ने इनफैक्ट इकबाल से स्क्रीनिंग से बाहर आते थे और मुझे देखते थे और पूछते थे, जब मैं पूछता था कि हाउ डिड यू फाइंड द फिल्म, तो दे यूज्ड टू बी शॉक्ड. और अच्छा हाँ यू कैन टॉक. तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन टॉक. सो वैसे माहौल से डायरेक्टली डोर और अपना सपना में गाने भी गा रहा है, डायलॉग भी बोल रहा है, तो चल गई. तो मेरे लिए अच्छा हो गया. फिर वहाँ से इनफैक्ट ये सारा कॉमेडी का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हुआ. इनफैक्ट एक फिल्म थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट वो डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था बिफोर अपना सपना मनी मनी रिलीज होने के पहले. मैं उसकी शूटिंग कर रहा था और उस डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और पूछा कि एक फिल्म मैं बना रहा हूँ जो काफ़ी बड़ी कॉमेडी हिट रही उस टाइम की. मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुझे उसमें कास्ट करूँ, ऑडिशन करेगा? तो मैंने कहा ठीक है करता हूँ. तो ऑडिशन कर दी मैंने. फिर उन्होंने इकबाल देखी और उन्होंने बोला यार तू ना बड़ा सीरियस किस्म का एक्टर है, तू कॉमेडी पता नहीं तू कितना कर पाएगा यार, वो थोड़ा क्या ना समझ, मेरी सिचुएशन समझ, थोड़ी रिस्क होगी मेरे लिए, कभी और कुछ रहेगा ना तो अपन काम करते हैं. मैंने कहा ठीक है सर नो प्रॉब्लम. फिर अपना सपना रिलीज़ हुई, फिर डोर रिलीज़ हुई, और फिर मुझे गोलमाल रिटर्न्स के लिए पूछा. तो जब गोलमाल रिटर्न्स रिलीज़ हुई तो मुझे वही डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोबारा मिले और वो बोले सॉरी यार गलती हो गई. मैंने उस वक्त मुझे लगा तू कॉमेडी वॉमेडी कर नहीं पाएगा, लेकिन तुझे फिल्मों में देखा, मज़ा आ गया यार देख के, तो अगली बार ज़रूर काम. एंड देन ही कॉल्ड मी अगेन फॉर अनदर फिल्म ऑफ हिज प्रोडक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली डेट्स की वजह से मैं वो कर नहीं पाया. सो वहाँ से फिर ये सारा कॉमेडी का सिलसिला शुरू हो गया. रोहित शेट्टी के लिए आपने जबरदस्त कॉमेडी की है गोलमाल सीरीज में. जी. रोहित के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? वो एक बहुत ही डिफरेंट तरह के डायरेक्टर हैं. वो पूरे वो और फराह, मैं समझता हूँ कि पूरे मसाला ब्लॉकबस्टर किस्म के डायरेक्टर्स है, कि वो लोग 70 mm ही सोचते हैं और वैसा ही एग्जीक्यूट करते हैं. सो उनके फंडे भी बड़े क्लियर है कि हमें कौन से ऑडियंस तक क्या चीज़ पहुंचानी है. और अच्छी बात यह है कि अगर वो क्लैरिटी हो
तो आपको पता है आपको काम भी कैसे करना है। रोहित के साथ इनफैक्ट गोलमाल रिटर्न्स वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, यू नो, एंड अगेन उसने मुझे काफ़ी छूट दी थी, मतलब ही गेव मी अ लॉट ऑफ लिबर्टी, लॉट ऑफ फ्रीडम कि तू इम्प्रोवाइज कर ले, तेरे को जो पंचेस लाने हैं तू ले आ, इम्प्रोवाइज कर, तेरे को जितनी मस्ती करनी है तू इसमें कर ले। तो वो काफ़ी छूट दी थी उसने, और वो सारी केमिस्ट्री, इनफैक्ट अजय भाई वॉज वेरी कोऑपरेटिव। बाकी ये 3 जन तो पहले गोलमाल में थे, मैं उसमें था नहीं, बट दे वर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सपोर्टिव। अगर मैं कुछ इम्प्रोवाइज भी करता था तो उस पर दिल खोल के वो लोग रिएक्ट करते थे और सपोर्ट करते थे। तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाला था कि यार ये हम लोग कर सकते हैं, ये अच्छा लग सकता है, वी कैन गो ऑल आउट। एंड जो थिएटर में हम लोग मस्ती किया करते थे वैसी फिल्मों में भी करेंगे तो इट काइंड ऑफ वर्क्स। एंड रोहित आई थिंक इज, मैंने आज तक उसके हाथ में कभी कोई पेपर नहीं देखा। उसका जितना वर्किंग है वो सब उसके दिमाग में फिट रहता है कि अगर एक सीन के 150 शॉट्स, आई रिमेम्बर हम गोलमाल 3 शूट कर रहे थे तब एक दिवाली का सीक्वेंस है जहाँ पटाखे फूटते हैं वगैरह, तो उस सीन के कुछ 125-150 शॉट्स थे, बट भाई साहब उनके हाथ में कोई पेपर कुछ नहीं था, सब दिमाग में था कि कौन सा शॉट लेना है, इसके बाद क्या करना है। होमवर्क इतना अच्छा करता है रोहित कि जब तक उसकी पूरी स्क्रिप्ट रेडी नहीं हो जाती वो एक्टर्स को बुलाता नहीं है, इन द सेंस फॉर नरेशन। सो ओनली व्हेन द एंटायर स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स इज रेडी, उसके बाद वो आपको फोन करके बोलेगा अब तू टाइम दे दे, उस टाइम पे राइटर्स आके तुझे स्क्रिप्ट नरेट करेंगे। सो होमवर्क बड़ा तगड़ा करता है रोहित, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि ये सीन क्या करना है, कैसे करना है। गोलमाल 3 का गाना सुना जाए। हाँ, गोलमाल 3 का इनफैक्ट वो जो हम सारे भाइयों का, एक्चुअली 2 गाने हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग से, एक तो मेरा, बेबो का और अजय भाई का, और वो 3 भाइयों का अलग से एक है, और एक हम सारे भाइयों का एक साथ एक जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, तो वो एक बड़ा प्यारा गाना है। सो वो सुन लेते हैं हम। बिल्कुल सुनते हैं। रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आए ना दोबारा, समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। Living every moment and we're having a blast, singing oh eh oh. Living every day like it's your last, singing oh eh oh. Living for today, letting go of the past, singing oh eh oh. Give it up, everybody sing oh eh oh. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं हर तुरत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहें ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें, ना आँखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। दोस्तों, श्रेयस तलपदे की ये दिलचस्प बातचीत यही खत्म नहीं होती। अगले हफ्ते बुधवार को आपको सुनवाएंगे इनकी बाकी बातें, तो जरूर सुनिएगा आज के मेहमान। आपसे बातचीत की यूनुस खान ने। चलने से पहले दोस्तों आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे शशांक काटधरे, संयोजिका शकुंतला पंडित,
विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।